हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुरताराम आपके सामने फिर हाजिर हूँ आज एक नया चैप्टर अध्याय 8 लेकर। हमारा यह चैप्टर डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में है और आज के इस चैप्टर में हम डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक के तत्व है, इसको परिभाषित हम इस प्रकार कर सकते हैं कि इस वह तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोष में प्रवेश करना चाहिए। यानी हम जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो भी होता है वो डी उपकोष में प्रवेश करना चाहिए। उपकोष का मतलब है एस, पी, डी और एफ, 4 उपकोष होते हैं। तो इसमें जब अंतिम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहता है तो वह तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो इसी प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो n-1 डी 1 से लेकर 10 के बीच इलेक्ट्रॉन आने चाहिए और ns 1 से लेकर 2, यानी s कक्षक है उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं अधिकतम। वो एक और दो कम ज़्यादा कब होते हैं? जब अर्धपूरित या पूर्ण पूरित रूप से इलेक्ट्रॉनों को भरने की हम कोशिश करते हैं, यानी उसको इस तय विन्यास में लाने की कोशिश करते हैं, तब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता बढ़ता रहता है। तो डी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं तो 10 तक भरे जा सकते हैं। यदि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी उपकोष में तो अब हम उसको अर्धपूरित कहेंगे। यदि 10 आ जाते हैं तो उसको पूर्ण पूरित कहते हैं। अब इन डी ब्लॉकों को आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के मध्य में रखा गया है। यह आपको पता ही है कि भाई यहाँ पर जो धातुएं होती है वो एस ब्लॉक की होती है और ये जगह छोड़ने के बाद यहाँ पर पी ब्लॉक के जो 6 समूह हैं वो प्राप्त होते हैं हमें। तो पी ब्लॉक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अधातुएं होती है ज़्यादातर और ये धातुएं होती है। तो यहाँ पर ये जो 10-10 तत्व आते हैं तो इन तत्वों को क्या कहते हैं? हम डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व भी कहा जाता है इनको। तो यहाँ इनको वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 में रखा गया है, यानी एक और दो तो एस ब्लॉक हो गए, फिर 3 से 12 तक इनमें रखा गया 10 तत्वों को। अब इसमें जिंक है, कैडमियम और मरकरी, इन 3 तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन या उपकोष होता है वो पूर्ण रूप से भरा होता है, इस कारण इसको नहीं माना जा सकता है। आयनित करने के बाद भी यदि ये इलेक्ट्रॉनों से भरा रहता है, पूर्ण पूरित रहता है, तब हम उसको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? वह तत्व जिसके परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक वे अपूर्ण होना चाहिए, पूर्ण नहीं होना चाहिए। तो पूर्ण है तो वो डी या संक्रमण तत्व में नहीं आते हैं। अब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है, इन तत्वों को संक्रमण तत्व माना गया। इनमें भी पूर्ण पूरित है इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो, लेकिन यदि इसको आयनित अवस्था में करते हैं, यह तो इसकी मूल अवस्था है, आयनित अवस्था में लाते हैं तो इसमें आप देखोगे कि डी है वो 9 के रूप में रहता है, यानी अपूर्ण रहता है। तो अपूर्ण हो गया, इस कारण इसको संक्रमण तत्व की श्रेणी में माना जाता है। यदि अपूर्ण नहीं रहता तो इसको भी संक्रमण तत्व नहीं माना जा सकता था। डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 3D, 4D, 5D और 6D। हम बात करते हैं 3D श्रेणी के तत्वों की। 3D श्रेणी के तत्वों में 21 से लेकर 30 तक तत्व आते हैं। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो हम पहले ही याद कर चुके हैं, स्टीव कर्मन, फेकोनी, कुंजन। ये स्टीव कर्मन, यदि हम इसकी बात करें इंग्लिश में तो स्टीव कर्मन, फेकोनी, कुंजन, इस तरह ये मिलते जुलते 4 शब्दों से हम इसको याद करने की ट्रिक आजमाते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं तो D1, D2, D3, लेकिन D4 है वो आपको नहीं मिलेगा। D4 के बजाय क्या है यहाँ पर? D5, क्योंकि हम इसको अर्धपूरित कक्षक में लाते हैं। तो यहाँ जो एस ब्लॉक में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे वो अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ही है। तो ये मैं कह रहा था कि यहाँ एस ब्लॉक में परिवर्तन होता है, एक यहाँ पर होता है, एक 9th वाले में 4 और 9 के रूप में। तो ये इसमें इस प्रकार परिवर्तन होता है ताकि उसको अर्धपूरित और पूर्ण पूरित बनाया जा सके, इस तत्व उसका लाया जा सके। तो इसमें 3D कक्षक उपकोष में प्रवेश करता है तो 3D वाले बन जाते हैं
और 4D में चला जाता है तो 4D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं 5D वाले 5D में। इस प्रकार अलग अलग जिस श्रेणी में ये तत्व होते हैं उसी के तत्व के रूप में इसको माना जा सकता है। तो 3D श्रेणी के तत्व है वो चौथे आवर्त से है। 4D की बात करें तो पाँचवें, फिर आगे 5D है वो छठे, और 6D बात करें सातवें आवर्त में। इस प्रकार टोटल 7 आवर्त होते हैं। तो इस प्रकार ये डी श्रेणियाँ बनी हुई है। तो यहाँ हम पहले ही बात कर चुके हैं भाई, स्केडियम से लेकर और जिंक तक ये 10 तत्व आते हैं और 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते हैं। इसका कारण मैं बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं हम। 3D श्रेणी में 3D और 4s उपकोषों की ऊर्जा में कम अंतर होने के कारण अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास अधिक स्थायी होने के कारण क्रोमियम, कॉपर, ओबोनियम से क्या करता है, विचलन प्रदर्शित करता है। यानी लगातार क्रम से भरना चाहिए, तब तो इसमें 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 ना होकर किस में ले जाते हैं, 5 में ले जाते हैं। तो यह ओबोनियम के विचलन यहाँ थोड़ा सा अलग रूप से भरा जाता है। इसी प्रकार कॉपर की बात करें तो इसमें भी 9 आना चाहिए, जबकि हम इसको 10 के रूप में लाते हैं। तो ये इसका स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं 4D श्रेणी के तत्वों की। इसके आगे का भाग है 5वें आवर्त वाला। तो इसके अंदर इट्रियम से लेकर कैडमियम तक 10 तत्व रखे गए हैं। अब इसको भी याद कर सकते हैं, वाइजर, नबमो, टसरू, रहपड, आगे चढ़, 5 शब्दों से इसको याद करते हैं। इसके अलावा भी कई तरीके होते हैं, यारी जरा, निभाना, मौत तक, रुके रहोन, वो अलग अलग तरीके होते हैं। किसको किस विधि से याद होता है उस विधि से ये याद कर ली। या और सारणी याद करवाई तब हम सारे याद करवा दिए। यहाँ हमें केवल टॉपिक वाइज पढ़ना होगा, क्योंकि वरना वीडियो लंबा हो जाता है। तो वह तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4D उपकोष में प्रवेश करता है तो 4D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। ये 5वें आवर्त से संबंधित होते हैं। इट्रियम से लेकर कैडमियम तक इसमें तत्व रखे गए हैं। टोटल 10 तत्व होते हैं। इसके अंदर 3 परिवर्तन या विचलन होते हैं, 3, 6 और 9। इनको हम नहीं भरते हैं, इनकी जगह हम 5 लगाते हैं। 3, 6 इसकी जगह 5 ले आते हैं, 9 की जगह 10, D10 के रूप में। अब इसी प्रकार बात करते हैं हम 5D श्रेणी के तत्वों की। तो यहाँ पर लेंथेनम है, उसके बाद लेंथेनम के बाद 14 तत्व है वो छोड़े जाते हैं 71 तक। 58 से लेकर 71 तक तत्व है उनको छोड़ दिया जाता है। फिर 72वें तत्व से शुरू होते हैं वापस परमाणु क्रमांक। तो ये 14 तत्व है, ये सारे के सारे एफ ब्लॉक वाले तत्व होते हैं। इनको आवर्त सारणी से बाहर इस प्रकार 2 कॉलम के रूप में दर्शाते हैं, एक लेंथेनम वाली, एक एक्टिनम वाली। तो यहाँ पर लेंथेनम लेंथेनाइड के बाद वाले तत्वों को कहते हैं। तो ये 57 है। यहाँ क्रम ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 14 तत्व छोड़कर फिर अगला क्रम होता है। ऐसा नहीं है 57 के बाद आपको ये गिनती याद है तो आप इसका परमाणु क्रमांक पूछ ले तो ये 57 और इसका आप कर दो 58, 59, इस तरह। यह नहीं होता। लेंथेनम वालों में आपको विशेष रूप से याद रखना पड़ेगा। लेंथेनम से लेकर मरकरी तक इसमें ये 10 तत्व रखे गए हैं। तो इसमें भी सेम प्रक्रिया, सेम परिभाषा। अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D उपकोष में प्रवेश करता है, ये छठे आवर्त से संबंधित होता है। लेंथेनम से हाफनियम से और मरकरी तक के तत्व रखा गया। अब इसमें लेंथेनम को भी शामिल किया जाता है। शामिल करने का भी एक कारण है। तो यहाँ लेंथेनम में क्या करता है, डी उपकोष की ऊर्जा है वो 4f उपकोष से कम होती है, इसलिए आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 5D में प्रवेश करता है। तो क्या होता है कि 5D उपकोष की ऊर्जा है वो 4f से अधिक हो जाती है। अर्थात लेंथेनम है उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन 4f में भरने लगते हैं, यानी 5D में बाद में जाते हैं, पहले 4f में भरने लगते हैं। इसलिए इन लेंथेनम के बाद वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड कहा जाता है। क्योंकि ये इसके 57 के बाद कौन से तत्व आ जाते हैं, एफ ब्लॉक वाले, इसलिए वो 4f में भरना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो लेंथेनम है वो क्या करता है, डी ब्लॉक का सदस्य है। देखा जाए तो डी ब्लॉक में आता है, इसलिए सदस्य किसका है, डी ब्लॉक का। लेकिन यदि गुणों की बात करते हैं तो उसके सारे गुण एफ ब्लॉक के तत्वों से मिलते हैं, इसलिए इसको एफ ब्लॉक में भी रखा जाता है। अब 6D श्रेणी की तत्व है या अपूर्ण श्रेणी, इसमें कोई ज़्यादा तत्व नहीं है, ना इसमें से पूछे जाते हैं। तो बात से में 6D उपकोष में प्रवेश करते हैं। आवर्त कौन सा, 7वां। n-1 करते हैं तो एक आवर्त है वो आगे चलता रहता है। तो इसमें 89
एक्टिनाइड है वो 89 के रूप में होता है। तो इसके बाद रदरफोर्डियम तक 104 तक के जो रखे गए। एक्टिनाइड के बाद फिर वही बात है, 14 तत्व और आ जाते हैं। उसके बाद 104 तत्व से शुरू होते हैं और 109 तत्व तक रखे जाते हैं। और 109 के आगे के जो तत्व होते हैं वो कृत्रिम तत्व के रूप में आ जाते हैं। तो एक्टिनम है वो छठे आवर्त की ऊर्जा में सेम बात है, 5f से कम होती है। तो क्या होता है कि इसमें 6d में भरने से पहले 5f में प्रवेश कर जाता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए पहले 5f में भरे जाते हैं। और यह भी लेंथेनम की तरह डी ब्लॉक का सदस्य है, लेकिन गुणों के आधार पर एफ ब्लॉक से ज़्यादा समानता रखता है, इसलिए एफ ब्लॉक का सदस्य होता है। परमाणु क्रमांक है वो हम पढ़ चुके हैं। अब इन डी ब्लॉकों के जो गुण होते हैं, सामान्य संक्रमण तत्व होते हैं, इनके क्या गुण होते हैं कि भाई एक तो ये सारे के सारे धातुएं हैं, इसलिए कैसी होती है, ठोस प्रकृति की। लेकिन आपको पता है मरकरी या पारा वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, इसलिए इसको अपवाद स्वरूप छोड़ देते हैं, इसको ठोस नहीं कहते हैं। बाकी सारी धातुएं ठोस रूप में होती है। आघात वर्धनी होती है, पीटने पर चादर के रूप में डाली जा सकती है। तन्य होती है, तार के रूप में इसको खींचा जा सकता है। विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, सूचालक होती है, यानी करंट होता है, दौड़ता है, या इसको गर्म करते हैं तो ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरे धातु गर्म होती है। उत्प्रेरकीय गुण होते हैं, उत्प्रेरक रूप में इसको मिलाया जाता है। जैसे हम वो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं तो निकल है धातु लेते हैं हम, तो निकल क्या है, एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार निकल धातु है वो भी क्या है, संक्रमण तत्व है, 3D का तत्व है। तो इस प्रकार इसमें उत्प्रेरकीय गुण भी होते हैं। ये संकुल यौगिक भी बनाते हैं, संकुल यौगिक के लेसन 9 में पढ़ेंगे हम। संकुल यौगिक ज़्यादातर रंगीन यौगिक होते हैं, तो इसलिए ये भी क्या करते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक होते हैं। अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं और एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, यानी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। किसी की एक होगी, किसी की 2 होगी, इस तरह। जैसे मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज की +7 तक होती है सर्वाधिक 3D के अंदर। तो इस प्रकार ये तत्व क्या करते हैं, एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। ये मिश्र धातुएं भी बनाते हैं। आपको पता ही होगा कि भाई पीतल है वो तांबा और जिंक को मिलाकर बनाते हैं। तो तांबा क्या है, कॉपर और जिंक, ये दोनों 3D के ही सदस्य है, 3D श्रेणी के सदस्य है। लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, पीतल। तो पीतल क्या है, एक तरह की मिश्र धातु। तो इस प्रकार मिश्र धातुओं का निर्माण भी इनके द्वारा किया जाता है। जिंक और कैडमियम व मरकरी को छोड़कर क्या करते हैं, सभी संक्रमण तत्व जालक संरचना बनाते हैं। जैसे BCC, HCP, FCC, यानी काय केंद्रित गणीय, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, इस तरह की। इन संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक के वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं, क्योंकि ये धातुएं होती हैं इसलिए। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे कि इन संक्रमण तत्वों के गुणधर्म में क्या सामान्य प्रवृत्तियां पाई जाती है और कैसे कैसे और इनके अधिक गुणधर्म पाए जाते हैं, उनकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।